नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी पर। मैं हर्ष कुमार। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कला शिक्षण की यूनिट नंबर 4 के बारे में। तो जो कला शिक्षण की यूनिट नंबर 4 हैं, यहाँ सभी महत्वपूर्ण बड़े प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये जो बड़े प्रश्न हैं, इनमें से कई छोटे प्रश्न ज़रूर बनेंगे जो आपको 2 नंबर में पूछे जाएंगे। जैसे कि रम्मत का प्रश्न 2 नंबर में भी आपको अलग से दिया जा सकता है, किंतु यह यदि बड़े प्रश्न के रूप में पूछे तो काफ़ी अच्छा आपको समझ में आएगा, क्योंकि लोक नाट्य का ही एक स्वरूप है रम्मत। तो चाहे इसे टुकड़ों में करके 2 नंबर का पूछे या 1 नंबर का पूछे, तो भी आप इस वीडियो से उन प्रश्नों के जवाब दे सकते हो, या इसे बड़े प्रश्न के रूप में पूछे तो भी आप इसका जवाब दे पाओगे। तो शुरुआत करते हैं एक एक करके प्रश्नों को पढ़ने से। ज़्यादा प्रश्न हमने नहीं लिए हैं, किंतु जो आपके लिए प्रश्न निकाले हैं वो टू द पॉइंट हैं और बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, लोक नाट्य क्या है और उसके विभिन्न स्वरूप, उसकी कलाएं या उसकी विधाएं कौन कौन सी, उसको समझते हैं। लोक नाट्य शैली भारत की प्राचीनतम शैलियों में से एक है। लगभग सभी तरह की पारंपरिक नाट्य शैलियों में संगीत और गायन दोनों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि लोक नाट्यों के अंदर गायन और संगीत दोनों का प्रयोग किया जाता है। नाटकों में प्रयुक्त पारंपरिक संगीत समुदाय की भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। जिस समुदाय ने लोक नाट्य विकसित किया है, उस समुदाय की जो भावनाएं हैं उसको विकसित करने का कार्य ये लोक नाट्य करते हैं। लोक नाट्य की जो भाषा होती है वो प्राय स्वाभाविक होती है और उस समय विशेष की परिस्थितियों के अनुसार होती हैं जब इसको प्रयोग किया जा रहा है। और राजस्थान के प्रमुख लोकनाट्य निम्न हैं। सबसे पहले हम जानते हैं रम्मत लोकनाट्य के बारे में कि रम्मत क्या है। रम्मत शब्द का मतलब होता है खेल खेलना, किंतु इसको खेलने वाले कलाकार को इसको जो खेलने वाला कलाकार होता है, इसे इस रम्मत को वह खेल नहीं कहता है। इस रम्मत को वह माता जी का घूघरा बंदिया कहता है। क्या कहता है? माता जी का घूघरा बंदिया कहता है। तो रम्मत को कलाकार जो प्रेजेंट कर रहा है वह इसे खेल न कहकर उसे माता जी का घूघरा बंदिया कहता है। आश्वज महीने में जो नवरात्र होते हैं और जो माघ महीने में आपके गुप्त नवरात्रे होते हैं, तो इस टाइम पीरियड में यह आपके रम्मत खेली जाती है, यानी रम्मत का मंचन होता है। राजस्थान में रम्मत जैसलमेर और बीकानेर की सर्वाधिक प्रसिद्ध है। हालांकि रम्मत बाड़मेर और जालोर वगैरह जिलों में भी खेली जाती है, किंतु सर्वाधिक प्रसिद्ध जैसलमेर और बीकानेर की है। और होली के दौरान जो रम्मत खेली जाती हैं वह बीकानेर की प्रसिद्ध हैं। रम्मत में जो खिलाड़ी होता है उसको खेलोर कहते हैं, यानी खेलने वाले को खेलोर कहते हैं। ये जो सामाजिक कुरीतियाँ होती है समाज में व्याप्त, उन पर यह तंज कसते हुए खेले जाने वाले लोक नाट्य हैं। अब बात करते हैं नौटंकी। नौटंकी जो हैं पूर्वी राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नाट्य हैं, यानी कि भरतपुर, सवाईमाधोपुर, अलवर के आसपास का जो जिला वाला क्षेत्र है पूर्वी राजस्थान का, वहाँ नौटंकी प्रसिद्ध है। नाम से स्पष्ट है कि नौटंकी का मतलब है नाटक मंचन की कला या नाटक प्रस्तुतिकरण की कला। यहाँ जो नाटक प्रस्तुतिकरण किया जाता है वह हाथरस शैली में किया जाता है। अब नाटकों की कई प्रकार की शैलियाँ होती हैं, उनमें जैसे ओपेरा शैली, हाथरस शैली, तो इस प्रकार की शैलियों में नाटक होता है। तो आपको याद रखना है कि नौटंकी जो है वह हाथरस शैली में खेला जाने वाला या मंचन किया जाने वाला नाटक है। अब बात करते हैं राजस्थान के सबसे प्राचीन लोक नाट्य के बारे में, जिसको गौरी के नाम से जानते हैं। गौरी जो हैं यह दक्षिणी राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोक नाट्य है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य भी है। इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य, जिस प्रकार शरीर का मेरुदंड शरीर को स्थिरता, स्थायित्व और एक जगह रुक के ठहरना आपके रखता है, उसी प्रकार मेरु नाट्य कहलाता है लोक नाट्यों का गौरी नाट्य। गौरी नाट्य में शिव भस्मासुर की कथा गाई जाती है और बताई भी जाती हैं, प्रदर्शन किया जाता है। जहाँ मेवाड़ में जो भील समुदाय के लोग हैं, भील जाति के जो लोग हैं, वह 40 दिनों तक इसका मंचन करते हैं और इस दौरान वे न तो मांस का सेवन करते हैं, न शराब का, और न ही हरी सब्जियों का वो सेवन करते हैं, यानी कि इनका प्रयोग वर्जित होता है। भारत का एकमात्र ऐसा लोकनाट्य है गौरी जो दिन में परफॉर्म या मंचन किया जाता है। तो गौरी के बारे में जानकारी हो चुकी है। अब बात करते हैं ख्याल के बारे में। ख्याल वैसे आपके सीरीज में इसको अलग तरीके से दे रखा है, तुर्रा कलंगी ऊपर दे रखा है, ख्याल नीचे दे रखा है, जबकि तुर्रा कलंगी भी ख्याल का ही एक प्रकार होता है। तो ख्याल शब्द का मतलब होता है कल्पना करना और फिर उस कल्पना को मनोरंजन के रूप में प्रदर्शित करना। यह लोकनाट्यों की सबसे लोकप्रिय विधा है, यानी कि सबसे पॉपुलर जो है लोक नाट्यों में वह ख्याल है।
और इस ख्याल में जो चीज़ें होती हैं वहाँ प्रतियोगिता करवाई जाती हैं, वह प्रतियोगिता उसको प्रतियोगिता न कहकर उसे दंगल कहते हैं। और यहाँ जो रेफरी होता है जो प्रतियोगिता करवा रहा है उसको उस्ताद कहा जाता है। सामाजिक जीवन में जो बुराइयां व्याप्त हैं उनको दूर करने के लिए भी ख्याल का मंचन किया जाता है, जिस प्रकार रमत होती है। किसी प्रसिद्ध चरित्र या व्यक्ति के जीवन के बारे में बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ख्याल राजस्थान में कई अन्य अन्य नामों से प्रसिद्ध हैं, जैसे कि सबसे पहली ख्याल है जिसको अपन कहते हैं तुर्रा कलंगी, दूसरे का नाम है कुचामणि, तीसरे का नाम है हेला ख्याल। तो आपको तुर्रा कलंगी दे रखा है, किंतु तुर्रा कलंगी की स्टोरी भी कुछ अलग दे रखी है, जैसा हमारे राजस्थान के इतिहास कला संस्कृति में नहीं है। मैं स्वयं इतिहास कला संस्कृति का शिक्षक हूँ, तो मैंने जितनी किताबें पढ़ी है उस हिसाब से यहाँ तुर्रा कलंगी की स्टोरी कुछ अलग दे रखी है आपके, और हमारे यहाँ जो राजस्थान में तुर्रा कलंगी ख्याल है वो कुछ अलग प्रकार से हैं। तो जो आपके हमारे राजस्थान कल्चर और इतिहास में वो आपको मैं बताता हूँ। तुर्रा कलंगी ख्याल का ही एक प्रकार है जो निम्बा हेड़ा चित्तौड़ यानी मेवाड़ की प्रसिद्ध हैं, और इसके जो प्रवर्तक हैं, इसको चलाने वाले का नाम है तुकनगीर और शाह अली, जहाँ शिव और पार्वती के पात्र इन दोनों के द्वारा निभाए जाते हैं और कथा का मंचन किया जाता है। किंतु आपको जो सीरीज में दे रखा है वो बिल्कुल अलग दे रखा है, तो आपको वो चीज़ नहीं रट के जानी है, आपको जो ऑथेंटिक चीज़ है वही पढ़ना है। अगला है कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल डीडवाना कुचामन जिले की प्रसिद्ध है, और यह ओपेरा शैली में किए जाने वाला नाटक है। और इसके प्रसिद्ध खिलाड़ी उगमराज, जबकि इसको चालू करने वाले का नाम है लच्छीराम। तो लच्छीराम और उगमराज का संबंध कुचामनी ख्याल से ही, जो ओपेरा शैली में लोक नाट्य प्रस्तुत करते हैं। अब आ जाते हैं हेला ख्याल। हेला ख्याल लाल सोट दौसा के आसपास वाले इलाके में खेली जाती हैं, और सवाई माधोपुर जिले में भी इसका मंचन होता है। इसके प्रवर्तक हेला शायर हैं। हेला का मतलब होता है जोर से आवाज़ लगाना या लंबी आवाज़ में बात करना या किसी को पुकारना, तो ये हेला ख्याल हो चुकी हैं। तो ख्याल, रम्मत, नौटंकी वगैरह इनके बारे में हम सीख चुके हैं। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि लोक वाद्य क्या होते हैं और इसके कितने प्रकार हैं। तो वाद्य यंत्र और वाद्य यंत्रों के प्रकार आपको बताना है। वाद्य यंत्र क्या होता है, देखिए वाद्य शब्द का मतलब है वादनीय यानी कि बजाने योग्य यंत्र। तो लोक वाद्य का अर्थ ये होगा कि क्षेत्र विशेष में बजाए जाने वाले यंत्र जो विशिष्ट और आनंदमय ध्वनि उत्पन्न करें। तो ये तो आपके लोक वाद्य की परिभाषा हो गई। अब बात करते हैं कि लोक वाद्यों का प्रयोग प्राचीन सभ्यताओं जैसे सिंधु घाटी वगैरह में भी किया गया है, जो जो उनके अवशेषों से पता लगता है। और वाद्य यंत्र चार प्रकार के होते हैं, चारों आपको एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहला जो वाद्य यंत्र है वो है तत् वाद्य यंत्र, जिसको आपके सीरीज वगैरह में तंतु वाद्य यंत्र कह रखा है। तो तत् वाद्य यंत्र, तत् का मतलब होता है तार, तो तारों से बने हुए ऐसे वाद्य यंत्र जहाँ तार को स्पर्श करके ध्वनि उत्पन्न की जाती हैं तो वह तत् वाद्य यंत्र कहलाते हैं। जैसे कि एक तारा हो गया, वीणा हो गया, रावण हत्था हो गया, सितार हो गया, तो ये जो हैं आपके तत् वाद्य यंत्र हैं जिनमें तार लगे हुए होते हैं और तारों को स्पर्श करने पर यह ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अगले वाद्य यंत्र का नाम है सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र उन यंत्रों को कहा जाता है जिनमें फूंक मारी जाती है और उस फूंक मारने से ध्वनि उत्पन्न होती है, और इस प्रकार के यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र हैं। जैसे अलगोजा, बांसुरी, शंख, शहनाई, बीन, हारमोनियम जो आता है वह आपका क्या कहलाता है, सुशिर वाद्य यंत्र। बात करें अवनद की, अवनद का मतलब होता है मड़ा हुआ, तो जिसपे चमड़ा मड़ा हुआ होता है वह वाद्य यंत्र चमड़े के ऊपर स्पर्श करके यानी कि चमड़े पे प्रहार करके, आघात करके या चमड़े को पीट पीट कर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो सबसे पहले लकड़ी का फ्रेम होगा जिस पे चमड़ा मढ़ा जाएगा, और उसके मढ़े हुए भाग को जब हम पीटते हैं तो वहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती हैं, जैसे कि ढोल, ढोलकी, डमरू, डफली वगैरह जो हैं आपके क्या हैं, अवनद वाद्य यंत्र। बात करें घन वाद्य यंत्र, घन का मतलब होता है ठोस, यानी कि ठोस सत्तर जिनकी पीटी जाती हैं, जैसे मिट्टी से बना हुआ, धातु से बना हुआ या लकड़ी से बना हुआ जो स्थान है उसको पीटने पर, आघात करने पर ध्वनि उत्पन्न करेगा, तो वह घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। जैसे घंटी, घुंघरू, मंजीरा, खड़ताल वगैरह जो हैं ये आपके घन वाद्य यंत्रों में सम्मिलित होते हैं। इतना तो आपको सबको विदित है कि कौन सा सुशिर है, कौन सा अवनद है। अवनद का मतलब जिसपे चमड़ा मढ़ा जाता है। अब बात करते हैं कि राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं। यदि ये प्रश्न आए तो आपको इनमें से कोई भी 5 वाद्य यंत्रों के बारे में बता देना है। तो सबसे पहले एकतारा की बात करते हैं। एकतारा प्राचीन समय से हम देखते हैं तो मीराबाई जी से बजाती थी, और नारद जी जो वाद्य यंत्र बजाते हैं एक हाथ में, उसे हम कहते हैं
आपके एक तारा, जहाँ एक तार का बना हुआ बांस के ऊपर लगा हुआ तार होता है, यानी बांस की खपच्ची होती हैं। उस तंबू पे हम जो है क्या लगाते हैं, बांस की खपच्चियों को जोड़ के एक तंबू बनाएंगे, उस तंबू के ऊपर एक तार लगाएंगे, उस एक तार को स्पर्श करने पर उससे ध्वनि उत्पन्न होती हैं। यानी कि बांस के तंबू पर एक तार लगाकर उससे ध्वनि उत्पन्न की जाती है। एक तारा है, नारद जी नारायण की भक्ति करते वक्त इसे बजाते थे, और मीराबाई जो है भगवान कृष्ण की भक्ति करते समय इसे बजाती थी। अगला है जंतर। जंतर 5 तारों से बना हुआ तत्वाद्य यंत्र है, जिसको गुर्जर जाति के जो भोपे होते हैं वो भगवान देवनारायण जी की जो फड़ होती है उसका वाचन करते समय बजाते हैं। रावणता की बात करें, रावणता में 9 तार लगे होते हैं। ये भी एक तत्वाद्य यंत्र है। इसमें नारियल की कटोरी को लिया जाता है, उसके नारियल की कटोरी के ऊपर आगे एक लकड़ी जोड़ी जाती है, उसके ऊपर 9 तार लगाए जाते हैं और फिर यह वाद्य यंत्र तैयार होता है। इसे नायक जाति के भोपे बजाते हैं लोक देवता पाबू जी की फड़ का वाचन करते समय। तार से इसे जब बजाया जाता है तो इसके लिए जो ऊपर इन 9 तारों को बजाने के लिए अंगुलियों की जगह घोड़े की पूंछ का जो बाल होता है, जो मोटा होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। अब हम प्रयोग देखते हैं अगला वाद्य यंत्र। 16 तारों का बना हुआ है कमाइचा। तो कमाइचा क्या होता है कि 16 तारों से बना होता है, जिसमें से 3 तार बकरे की आंत से बनाए जाते हैं और यह विशिष्ट प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है। पश्चिमी राजस्थान में मांगणियार जाति जो गाने बजाने के लिए फेमस है वह इसे बजाते हैं, और निचले भाग की जो लकड़ी होती है इसमें वह शीशम की बनी होती है। तो ये हो चुके हैं आपके तत्वाद्य यंत्र। अब इसके अलावा 2 वाद्य यंत्र आपको याद रखना है, जैसे अलगोजा जो है, अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र है जिसमें फूंक मारकर बजाया जाता है। यह राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र भी है। बांसुरी के समान इसको फूंक मारकर बजाते हैं। रामनाथ चौधरी राजस्थान में इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। तेजा दशमी के दिन और केला देवी की आराधना में इसी वाद्य यंत्र को सर्वाधिक बजाया जाता है। मोरचंग, मोरचंग भी एक सुशिर वाद्य यंत्र है जिसमें फूंक मारकर बजाया जाता है। यह कुछ इस प्रकार के आकार का होता है, जहाँ इधर साइड में इनके जो हैं आपको 2 तो नलियाँ देखने को मिलेगी, और जैसे आपकी तितली होती है, तितली में ऐसे साइड में निकले हुए होते हैं, वैसे छोटा सा ये होता है और इसमें फूंक मारकर बजाते हैं। तो इसे जूझ होर्प भी कहा जाता है। तो जूझ होर्प मोरचंग को कहा जाता है। यह एक सुशिर वाद्य यंत्र है। अब हम 2 आपके घन वाद्य यंत्र भी देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है मंजीरा। मंजीरा एक घन वाद्य यंत्र है और मंजीरा भजनों आरतियों में आदि में बजाया जाता है, और यह गोल कटोरी नुमा होता है। तो जो आपके भजन संध्याओं में जो बजाते हैं मंजीरे, वह आपके जैसे रामदेव जी का एक नृत्य होता है 13 ताली। तो 13 ताली नृत्य करते समय मंजीरा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है? मंजीरा। तो यह भजन आरतियों में या स्तुतियों में बजाया जाता है, और कटोरी के समान 2 होते हैं जिनको एक धागे से बांधा जाता है। मंजीरे का बड़ा रूप होता है वह कहलाता है झांझ। जो कच्ची घोड़ी जो आपके नृत्य हैं उसको करते समय शेखावटी क्षेत्र में बजाया जाता है। ये हो चुके हैं घन वाद्य यंत्र। अब हम बात करते हैं आपके अवनद वाद्य यंत्रों की। तो 2 अवनद वाद्य यंत्र भी याद रख लीजिए। एक का नाम है ढोलक जो मांगलिक कार्यक्रमों में बजाते हैं। दूसरा है भपंग जिसमें कद्दू का प्रयोग किया जाता है, यानी कद्दू की खोल का प्रयोग किया जाता है, और फकीर और जोगी से बजाते हैं। तो ये हो चुका है वाद्य यंत्रों के बारे में सभी डिटेल। अब हम बात करते हैं राजस्थान के 2 प्रमुख लोक नृत्यों की। तो ये लोक नृत्य बिल्कुल ऐसा ही पूछा गया है। जब आप पुराने प्रश्न देखोगे 2015-16 के आसपास के, तो ये ऐसा का ऐसा हूबहू प्रश्न पूछा गया है। इस साल भी यदि यहाँ से ऐसा का प्रश्न ऐसा का ऐसा प्रश्न पूछे तो आपको याद रखना है कि लोक नृत्य आप इतना ही लिखें, ज़्यादा न लिखें। जितना 4 नंबर में दिया जा सकता है उतना ही लिखना है। लोक नृत्य क्या होते हैं कि जो क्षेत्रीयता से, जिनमें क्षेत्रीयता कूट कूट कर भरी हो, वह नृत्य लोक नृत्य कहलाते हैं। यह एक ऐसी परंपरा है जो हमारे दैनिक जीवन और सांस्कृतिक मूल्यों को साथ साथ लेकर चलती हैं। राजस्थान के 2 लोक नृत्य आपको पढ़ने, दोनों की डिटेल लेते हैं। सबसे पहले है घूमर। इसको राजस्थान का राज्य नृत्य कहते हैं। राजस्थान में सब जगह इसे किया जाता है। रजवाड़ी नृत्य है जिसे राज्य नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, यानी कि नृत्यों का सिरमौर इसे कहा जाता है। गणगौर के त्योहार के दिन राजस्थान में सर्वाधिक यही नृत्य किया जाता है, किंतु इसके अलावा तीज, दुर्गाष्टमी, होली और विवाह के अवसर पर भी इसे किया जाता है। इसमें नृत्यांगनाएं वर्ताकार लंबा लहरदार घाघरा पहनती हैं और गोल गोल घूमती हैं, और जो चंग और ढोल बजाने वाले होते हैं उनके चारों ओर एक आकृति बना लेती हैं और उसमें हाथ में एक थाली लेकर डांस करती हैं। घूमर करते समय गणित का जो अंक होता है 8,
उसका उल्टा इस प्रकार का 8 आकृति बनती हैं, जिसे अपन सवाई कहते हैं। यानी गोल गोल घूमते समय पहले यहाँ घूम गए, फिर यहाँ घूम गए, तो इस प्रकार की आकृति बनती हैं, इसलिए इसे सवाई कहा जाता है। 1986 में जयपुर की महारानी गोवर्धन कुमारी जी ने यह आपके अकादमी खोली, जिसको गणगौर घूमर अकादमी कहते हैं, और उसी अकादमी ने उसी वर्ष आपके राज्य नृत्य के रूप में घूमर को राजस्थान में स्थान दिलवाया। तो घूमर के बारे में जानकारी हो चुकी है। अब 13 ताली नृत्य के बारे में बात करते हैं। 13 ताली नृत्य रामदेव जी की आराधना में कामड़ जाति की महिलाएं जो हैं इस नृत्य को परफॉर्म करती हैं। मारवाड़ का प्रसिद्ध है मंजीरा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इसमें मुंह में महिलाएं तलवार रख लेती हैं, सिर पे दीपक रख लेती हैं, हाथ और पैरों पे मंजीरे बांधती हैं और उसको जो है हाथों के इशारे करते हुए रामदेव जी के भजन गाती हैं और परफॉर्म किया जाता है। इसमें इस नृत्य की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो पादरला गांव है पाली में, वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, किंतु वर्तमान में यह जैसलमेर जिले में प्रसिद्ध है, क्योंकि रामदेव जी का स्थान जैसलमेर में है और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई हैं। तो यह प्रश्न हो चुका है। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। राजस्थान के लोकगीतों के बारे में पूछेगा, तो आपको कोई भी 3 लोकगीतों के बारे में डिटेल लिखनी है, तो मैं आपको यहाँ डिटेल बता रहा हूँ। सबसे पहले लोकगीत क्या होते हैं समझते हैं। लोकगीतों को जनता की भाषा कहते हैं, जन समुदाय की भाषा इसे कहा जाता है। संसार के सभी देश अपनी संस्कृति को लोकगीतों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ लोकगीत वीरता, प्रेम, सुख दुख, विरह, भक्ति आदि को प्रदर्शित करते हैं। और राजस्थान के प्रमुख लोकगीत सबसे पहला है केसरिया बालम। केसरिया बालम को आप सब जानते हैं, यह राजस्थान का राज्य गीत है, जिसके बोल इस प्रकार से होते हैं, केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। तो इसे मांड गायन शैली में गाया जाता है। यह राजस्थान का राज्य गीत है। सर्वप्रथम मांगी बाई ने इसे गाया था और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या विश्व स्तर पे पहचान दिलाई अल्लाह जिलाई बाई ने। तो अल्लाह जिलाई बाई ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्थान पे पहचान दिलाई। दोनों मांड गायिकाएं रही हैं। स्त्रियों और राजसी सौंदर्य का वर्णन इस गीत से होता है। अगला है मोमल। मोमल एक श्रृंगार गीत है, जो जैसलमेर की राजकुमारी, जैसलमेर में लोदरवा की राजकुमारी मोमल के लिए गाया जाता है या उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए गाया जाता है। मोमल के प्रेमी का नाम महेंद्र था। आगे बात करें गोरबंद। गोरबंद वह गीत है जब ऊंट के गले का श्रृंगार करते हैं, तो उस समय यह गाया जाता है। गोरबंद ऊंट के गले के आभूषण को भी कहते हैं। इसके बोल कुछ इस प्रकार से हैं, लड़ली लूमा झूमा रे मारो गोरबंद नखराड़ो। तो इस प्रकार से इसको गाया जाता है। कुरंजा। तो कुरजा जो गीत है वह एक पक्षी के लिए गाया जाता है, यानी पक्षी को प्रेमी का संदेश वाहक माना जाएगा और ये पक्षी आसमान में खूब ऊंचाई तक उड़ता है। तो पत्नी विरह गीत गाती हैं कुरंजा को देखकर अपने पति को याद करते हुए कि मेरे पति तक संदेश पहुंचा देना। अगला है बन्ना बन्नी। बन्ना बन्नी दूल्हा और दुल्हन की शादी से पहले जो घर में गीत गवाए जाते हैं उसको हम कहते हैं बन्ना बन्नी। अब अगला प्रश्न आ जाते हैं कि नाटक के अंश बताने हैं। यह प्रश्न भी सर्वाधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि इस वाले प्रदर्शनकारी कलाओं का नाटक का सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर घटक है, तो नाटक के बारे में जरूर पूछेगा, चाहे वो इस नाटक के मंचीय अंश पूछे या इसके नेपथ्य अंश पूछे। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि इसको याद कैसे रखें। तो याद रखना है कि जिनको एक्टिंग करते टाइम पे यूज किया जाता है वो है मंचीय अंश, यानी कि मंच पे प्रदर्शन करना है, और जिनको छुपा के रखा जाता है जो बैकग्राउंड में चल रही होती है वो होता है आपके नेपथ्य अंश। तो सबसे पहले समझते हैं कि कोई भी जो नाटक है उसके 2 अंश हैं, मंचीय और नेपथ्य। जो बैकग्राउंड में है वो नेपथ्य है, जो मंच में हो रहा है वो है मंचीय। तो मंचीय के 4 भाग हैं। सबसे पहले 2 भागों को समझते हैं। अभिनय, एक्टिंग करना। एक्टिंग करना नाटक का सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक होता है। नाट्य शास्त्र एक ग्रंथ है जिसमें 4 अभिनय के प्रकार बताए गए हैं। शरीर की मुद्राओं से किया जाने वाला जो अभिनय होता है उसे आंगिक अभिनय कहते हैं, और दूसरा होता है वाचिक अभिनय, जिसमें ध्वनि को प्रोड्यूस करना होता है आवाज़ देकर। तीसरा होता है आहार्य, जिसका मतलब है श्रृंगार करके सुंदरता का वर्णन करते हुए, सुंदरता का ग्रहण करते हुए जो आपका अभिनय होता है वो वाला। चौथा होता है जिसमें आंतरिक भाव को प्रकट किया जाता है, यानी कि मन के भावों को व्यक्त करने वाला नाटक। तो आंगिक अभिनय शरीर के अंगों से होता है। दूसरा है वाचिक अभिनय, ध्वनि उत्पन्न करके किया जाता है। तीसरा है आहार्य अभिनय, सुंदरता को प्रकट करके किया जाता है। चौथा है आंतरिक भावों वाला अभिनय।
अगला है आपके चरित्र चित्रण, इसको कहते हैं कैरेक्टर एक्सप्लेनेशन, यानी कि किसी चरित्र किसी कैरेक्टर के बारे में समझाया जाएगा। तो किसी भी पात्र या किरदार को अभिनय करते समय उसको कहानी और घटनाक्रम से जोड़ा जाएगा और उसको कहानी के हिसाब से लिखा गया है, उस पात्र को उसी के अनुरूप प्रभावी बनाया जाता है। प्रभावी बनाने के लिए उस पात्र की वेशभूषा सही होनी चाहिए, उसकी सही भाषा शैली होनी चाहिए, सही शारीरिक मुद्रा होनी चाहिए। अगला आपके घटक हैं हाव भाव, एक्सप्रेशन। हाव भाव का तात्पर्य ये है कि यदि हाव भाव नहीं है तो आपके नाटक में किसी प्रकार का रस नहीं है, यानी कि रुचि भी नहीं हो सकती। तो नाटक सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है जो हाव भाव के बिना पॉसिबल नहीं है, यानी कि नाटक का सबसे प्रभावी करने वाला कारक है हाव भाव, और वो हाव भाव के बिना नाटक में किसी प्रकार का रस नहीं है और बिना रस के कोई भाव की उत्पत्ति भी नहीं है। शरीर और चेहरे के हाव भाव अच्छा प्रकट करने वाला जो व्यक्ति होता है वो अच्छा कलाकार है। यानी अच्छा कलाकार वो है जो हाव भाव और शरीर की मुद्राएं सही अच्छे प्रकार से व्यक्त करता है। लास्ट है संवाद यानी कि डायलॉग। बिना डायलॉग के हम नाटक की कल्पना नहीं कर पाते हैं। तो नाटक को जीवंत महसूस करवाने का कार्य वो डायलॉग करते हैं, यानी डायलॉग डिलीवरी ठीक है तो किसी भी मूवी या नाटक को अच्छा माना जाता है। अभिनय करते समय संवाद सही होना चाहिए ताकि जो देख रहे हैं वह उस नाटक की परिस्थितियों को समझ सकें। तो ये तो हैं आपके कौन से अंश, मंची अंश। अब जो बैकग्राउंड में चलता है उसे कहते हैं नाटक के नेपथ्य अंश। सबसे पहला है श्रृंगार, मेकअप। अगर मेकअप नहीं करेंगे आर्टिस्ट तो फिर उस नाटक का जो सेंस है वो नहीं बनता है। तो श्रृंगार का अर्थ है चरित्र के अनुसार उसकी मुख सज्जा करना, यानी कि उसके मुख को सजाना, उसी प्रकार से सजाया जाता है, मेकअप किया जाता है जिस प्रकार का कैरेक्टर की डिमांड है। जो भी रोल प्ले हम करते हैं उसमें उसी के अनुरूप श्रृंगार हो तो चरित्र जैसे जीवित हो उठा हो ऐसा महसूस होता है। यह श्रृंगार जो किया जाता है वह उसके वंश, उसकी आयु, उसके स्वास्थ्य, लिंग आदि के अनुसार किया जाता है कि जैसे आयु कितनी है, बूढ़ापे वाला कैरेक्टर किया जा रहा है कि जवान का या बच्चे का, तो उसी के हिसाब से उसको जो है मेकअप किया जाता है। फिर अगला है वस्त्र विन्यास, जिसको अपन कहते हैं कॉस्ट्यूम पहनना। कॉस्ट्यूम पहनना भी उतना ही जरूरी है जितना कि श्रृंगार मेकअप करना। तो इसका मतलब होता है कि नाटक में जो चरित्र निभा रहा है उसी के अनुसार उसके कपड़े होना चाहिए कि वो कौन सा कैरेक्टर कर रहा है, उसकी बैकग्राउंड पृष्ठभूमि क्या है। उसको हास्य कॉमेडी करना है तो उसके अनुरूप उसके कपड़े पहनाए जाएंगे, ऐतिहासिक कैरेक्टर करना है तो उसको उस अनुरूप, या कोई सोशल उसे को कोई चीज़ करनी है तो उसको उसी अनुरूप कपड़े पहनाए जाते हैं। अगला आपके हैं कि प्रकाश की व्यवस्था, जिसको अपन कहते हैं लाइटिंग। बिना लाइटिंग की चीज़ें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि लाइटिंग का मतलब यहाँ है कि नाटक का मंचन हो रहा है, कोई मूवी चल रही तो उसमें कोई सीन आएगा तो पर्टिकुलर वहाँ अगर लाइटिंग सही नहीं है तो हमें ये पता नहीं लगेगा कि दिन में ये घटना दिन की है कि रात की है, यानी कि समय बताने के लिए और दृश्य की भावना बताने के लिए लाइटिंग सही होना जरूरी है। अगर दो दृश्य एक साथ चल रहे हैं तो उनमें लाइटिंग की वजह से हम समझ सकते हैं कि ये दिन का सीन है, रात का है, या ये मध्य रात्रि का है, कब का है, तो उससे उस दृश्य के समय की जानकारी मिल जाती है। लास्ट है बैकग्राउंड म्यूजिक, जिसको कहते हैं ध्वनि व्यवस्था। नाटकों में चरित्रों के हाव भाव के अनुसार संगीत देना बहुत जरूरी है। क्यों है? क्योंकि इससे देखने वाले और जो नाटक करने वाले हैं दोनों के मूड यानी मनोदशा का पता लग जाता है, और साथ ही देखने वाली चीज़ों के लिए यानी दृश्य को आनंदित या प्रभावी बनाया जा सकता है। तो ये यूनिट काफ़ी बड़ी थी किंतु हमने फिर भी आपको चीज़ें समझा दी हैं। अब आपको क्या करना है कि ये जो पीडीएफ है अगर आपको इसको प्राप्त करना है तो आपको हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना करना है कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करें और इस यूनिट को देख के आप वहाँ उस पीडीएफ को पढ़ लेवे। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।